नमस्कार साथियों। जो किसी ने नहीं सोचा वह हो गया और सत्ता की ताकत का मतलब भी यही होता है, जो कोई ना सोच सके वह कर दिखाइए। लेकिन सत्ता की बिसात पर अगर हर कोई प्यादा बन गया तो फिर यह दाव जो है खतरनाक है, या फिर आने वाले समय में जीत और उसकी हौसले के साथ सत्ता की ताकत को बढ़ाता चला जाएगा। शायद इसकी परीक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में होनी है। लेकिन आज भोपाल की बात करें तो विधायकों की बैठकों के बीच जब इस बात का ऐलान किया गया कि अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का मोहन यादव होंगे, तो फिर हर कोई भौचक्के रह गया। वह ढूंढने लगा कि विधायक जी किधर बैठे हैं। वह पहली लाइन में नहीं थे, वो दूसरी लाइन में भी नहीं थे, वह आखिरी के लाइन में एक किनारे पे मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से चुन करके आए हैं विधायक, वो बैठे हुए थे। वह तो सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष का भाषण विष्णुदेव शर्मा, जब यह कहने लगे कि संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली से बड़े बड़े सांसद मंत्री आकर के मध्य प्रदेश के भीतर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके नाम पर मोहर नहीं लगाए। किसी ने ऐसा नहीं सोचा। किसी ने यह भी नहीं सोचा कि अपने राजनैतिक पूरी कैरियर के सबसे चरम सीमा पे खड़े शिवराज सिंह चौहान का नाम भी एक ही पल में साइड कर दिया जाए। कि किसी भी ने नहीं सोचा कि जो शख्स सबसे लोकप्रिय है, जिसके साथ जीत का सेहरा सबसे बार बंधा हुआ है, जो शायद भाजपा के अपने राजनीतिक इतिहास के भीतर सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर है, जो 4 बार चुनाव लड़ करके जीत चुका है और राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ है, और बना हुआ है उसको एक ही झटके में ज्यादा साबित कर दिया। दिल्ली की आला कमान ने, दिल्ली की विशाल ताकत का जो एहसास है, जो एक के बाद एक कई राज्यों के भीतर राजनीतिक प्रयोग के जरिए बतला चुकी है। और शायद इसीलिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी के भीतर और या आरएसएस के इतिहास में यह सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है कि दिल्ली की सत्ता के आसपास ही समूची भारतीय जनता पार्टी को चलना है, और उसी के आसरे राज्यों की राजनीति भी चलेगी, या ये कहे मध्य प्रदेश की राजनीति सत्ता भी अब रिमोट कंट्रोल से चलेगी। ठीक वैसे ही जैसे एक समय में रिमोट से कर्नाटक की सत्ता चली जब बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक उसी प्रकार से एक ही पल में महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, और कल तक मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस वो डिप्टी सीएम बन गए। रिमोट का मतलब क्या होता है, यह तो गुजरात के भीतर बाखूबी देखा भी गया, जब वहां रूपानी मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिए थे और रूपानी उसके बाद गायब हो गए। गायब का मतलब यह होता है कि राजनीतिक कैरियर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के तुरंत बाद संन्यास की दिशा में आगे बढ़ गए। डिप्टी सीएम लगातार यह सोचते रहे नितिन पटेल कि अब हमारा कैरियर बन जाएगा, लेकिन उनका कैरियर भी वहीं पे रुक गया, क्योंकि दिल्ली की सत्ता की ताकत का इस एहसास को जी रही थी। कुछ भी है तो सिर्फ वही है। और असम के भीतर भी कांग्रेस के दौर में दागी रहे हेमंत बिस्वा एक ही झटके में बहुत साफ स्वच्छ होकर के राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बना दिया, क्योंकि दिल्ली की सत्ता यही चाहती थी। उत्तराखंड के भीतर ध्यान दीजिएगा तो जो मुख्यमंत्री है वह चुनाव हारते हैं, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के भीतर आई अगर पहुंचिए तो केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार करके भी डिप्टी सीएम बन जाते हैं। और मोहन यादव का आज ऐलान किया गया कि वह मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल इतना ही नहीं है कि अब मध्य प्रदेश के सत्ता दिल्ली के रिमोट से चलेगी। तमाम राज्यों की सत्ता रिमोट से ही इस समय में दिल्ली चला रही है, लेकिन सबसे बड़ा धमाका यह हो गया कि क्या वाकई में इस समय में दिल्ली समूची राज्यों के भीतर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां के नेताओं की पहुंच पकड़ जो है कोई अब इस दौर में मायने नहीं रखती है, और सिर्फ एक चेहरा और 2 विसात और 3 फैसले। एक चेहरा का मतलब होता है नरेंद्र मोदी जी, 2 विसात मतलब मोदी और अमित शाह की विसात, और 3 यानी रास्ते जो बनते हैं उसमें तीसरा नाम जुड़ता है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का। लेकिन इस पूरे सिलसिले की पूछ को जरा आज उसको, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो है, डॉक्टर के लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के हैं, और आशा लकड़ा जो आदिवासी समुदाय से आती हैं और राष्ट्रीय सचिव हैं, और खुद मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है कि आज उन्हें भी इस बात का बखूबी एहसास हो गया हो
कि सरप्राइज तो उनको मुख्यमंत्री बना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया था, लेकिन वो आरएसएस के साथ जुड़े रहे। मोहन यादव का राजनीतिक जो कैरियर है वो अपने तौर पर अगर समझेंगे तो वह जिस लिहाज से मध्य प्रदेश की भीतर राजनीति में उनका योगदान है, उससे कहीं बड़ा योगदान जो है शायद उनके नाम के साथ जुड़ गया है। और इस समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकल करके मध्य प्रदेश की राजनीति में हिस्सेदारी मांगने जब अखिलेश यादव पहुंचे और कांग्रेस ने अखिलेश यादव के अखिलेश पखिलेश कहकर के इस तरीके की परिस्थिति खड़ी कर दी, जैसे मध्य प्रदेश के भीतर में यादवों की तादाद है ही नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के भीतर यादव वोटर 1 करोड़ के करीब है, कुछ उससे ज्यादा ही होगा। तो क्या एक ऐसा दाव है जिसके जरिए 2024 में एक ही पल में एक बहुत बड़े समुदाय को साथ ला करके खड़ा किया गया, या फिर एक ऐसा दाव है जिसमें यादव प्लस ओबीसी का नया खेल कर दिया गया? क्योंकि आप समझ लीजिए, इससे पहले नरेंद्र मोदी जी की बिसात पर यादव माइनस ओबीसी का वोट जो है खुले तौर पर उत्तर प्रदेश के भीतर वो मांगा करते थे, लेकिन यादव मुख्यमंत्री अब और ओबीसी का खेल अगर कांग्रेस और राहुल गांधी लगातार अगर करते गए हैं तो ओबीसी के नाम पर भी बिहार की राजनीतिक धीरे धीरे पनप रही है। तो संदेश मुख्यमंत्री बना करके दे दिया गया, वह भी मध्य प्रदेश से, जहां पर शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, जीत के तौर पर उनकी मौजूदगी मध्य प्रदेश के भीतर थी। राजनीति की इस परिस्थिति में अगर पूरे आज की घटनाक्रम को समझिएगा तो भोपाल एयरपोर्ट के ऊपर पारंपरिक लोक नृत्य शुरू हो जाता है। जब पर्यवेक्षक वहां पहुंचते हैं, ऑब्जर्वर, बहुत गीत गाए जाते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है कौन होगा मुख्यमंत्री। अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग अंदाज से, लेकिन कोई भी मोहन यादव के नाम तक नहीं पूछता। उसके बाद मुख्यमंत्री के घर पर यानी सीएम हाउस पहुंच जाते हैं तमाम ऑब्जर्वर और शिवराज उनका स्वागत करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो राज्य के मुख्यमंत्री है, अपनी ही गाड़ी में बिठा करके हुआ जो ऑब्जर्वर है, जो पर्यवेक्षक, जो मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा का मुख्यमंत्री हैं, कार में बिठा करके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर ले गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यानी वैष्णो देव शर्मा जो हैं वो पहुंचते हैं, उसके साथ ही प्रहलाद पटेल। उनके बंगले के ऊपर समर्थकों की भीड़ और सम्मान चलते कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर वह तो बहुत करीब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनको भी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जाए यह सोचा जाता है, लेकिन उनके बेटे का या फिर दिल्ली के भीतर जो किसानों को लेकर के 3 कानून उस समय में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रहे, इनके उसी समय से कटने शुरू हो गए थे, उनको मध्य प्रदेश भेज दिया गया। लेकिन इस समय में सवाल लगातार परिस्थितियों को परखना समझना शुरुआत कीजिएगा तो एक बात मानते चले जाइएगा हर बार कि इस समय में 29 के 29 लोकसभा सीटें जीतना मुश्किल है मध्य प्रदेश के भीतर की, और सिर्फ जीत का ही दावा एक ही व्यक्ति करवा रहा है, वो नाम होता है शिवराज सिंह चौहान का, जो ये कह रहा है कि 29 सीट हम जिताएंगे, जीत जाएंगे। उस व्यक्ति को क्या प्यादे के तौर पर अपने पूरी विसात के ऊपर खड़ा करके दिल्ली दरबार ने दूसरा एहसास करा दिया। अब दिल्ली किसी के भरोसे नहीं है, न वो देवेंद्र फडणवीस के भरोसे, न रूपानी के भरोसे थी, न वो नितिन पटेल के भरोसे थी, न वो हेमंत बिश्वा के भरोसे, न वो अपने तौर पर उत्तराखंड के भीतर, धामी भी उनके रिमोट के उत्तर प्रदेश के भीतर ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को स्थापित अपनी क्षमताओं से योगी आदित्यनाथ जी ने जरूर कर दिया है। यानी देश की बिसात को समझिए राजनीतिक तौर तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के दरबार के सियासी नेता बिछा रहे। दिल्ली का मतलब सत्ता और स्वयं के सेवकों का मतलब दिल्ली का सत्ता, और दिल्ली की सत्ता अगर संगठन और नेतृत्व दोनों को अगर संभाल रही है तो एक ही संदेश यहाँ पे जाता है, एक ही व्यक्ति की चलेगी और उसी की चेहरे के आसपास हर चुनाव को लड़ा जाएगा। और राज्यों के भीतर अगर तमाम जगहों पर कोई नेता का चेहरा अगर सामने ना हो तो आखिरी समय में जरूर कुछ नेताओं के बीच पोस्टर जरूर नजर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिसात बिल्कुल अकेली राह पे है। उस राह का मतलब एक ही है कि सबको सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे खड़ा होना है, वह व्यक्ति जीत की गारंटी लेता है। और जीत की गारंटी का मतलब साफ होता है कि एक एक करके जितने भी ताकतवर नेता है वो हाशिए पे ढकेलते चले जाए। उनको अपने महत्व को इस रूप में समझना चाहेंगे कि उन्होंने राजनीतिक जमीन तैयार किया, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं से बड़े कद्दावर
बनकर अब उनकी जमीन पर कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत सकता है, उसका कोई भी व्यक्ति, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे जो संदेश निकलता है, जो जाता है, भारतीय जनता पार्टी के मतलब इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ये कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है। एक ही व्यक्ति है, एक ही चेहरा है, और लोकसभा चुनाव के लिए ही नहीं बल्कि भारत देश के भीतर आज विधानसभा तक पहुंची है, कल पंचायत चुनाव तक भी यही बात पहुंचनी चाहिए। संदेश बहुत साफ है कि यहाँ पर एक धूमिल जो कहानियां होती है, उनका कहना होता है कि लोहे का स्वाद लोहार से नहीं, घोड़े से पूछ लीजिए जिसके मुंह में लगाम होती है। और शायद राजनीतिक सत्ता की ताकत का एहसास जो है और उसके पूरी स्वाद को अगर समझना है तो वर्तमान समय में दिल्ली की सत्ता की ताकत का एहसास को आपको समझना चाहिए। अब बात शुरुआत होती है कि जब दोपहर के समय जब सभी विधायक पहुंचे, हर किसी को बाकायदा पारंपरिक तौर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर जो भोपाल है, वहां जो मीडिया जो प्रेस का जो मीडिया रूम है उसके अंदर व्यवस्था की गई, टीका लगा, लंच का व्यवस्था हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ सबका। 1 बजे से 3 बजे तक पूरा कार्यक्रम होता है। 3 से 3:30 बजे के आसपास लगातार फोटो सेशन होता है। फोटो खींचने के दौरान वहां पर जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनता पार्टी ऑफिस के मैदान में यानी गार्डन के भीतर जो प्रतिमा लगी हुई है, उसके सामने सारे विधायक, पर्यवेक्षक, यानी लोकतंत्र को जीने का पूरा मजा क्या होता है सत्ता की ताकत के सामने ही, वह भी और उसका एहसास भी बखूबी पार्टी के भीतर कैसे हो सकता है, यह पूरे ग्रुप फोटो के जरिए भी करा दिया गया, जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक महत्ता और उसके भीतर के लोकतंत्र का एहसास तस्वीरों के जरिए अगर होने लगे, इसको कराने में कोई कोताही नहीं बरती। सब कुछ खुले तौर पे हो रहा था। पत्रकार की व्यवस्था उसके बाहर यानी हेडक्वार्टर से ठीक बाहर टेंट लगाया गया, वहीं पर कार्यकर्ता मीडिया के सामने जिसका चाहे उसका नाम लगातार लेते जाए, लेकिन कोई नाम ऐसा ले पाने की स्थिति में ही नहीं था जो जवान मोहन यादव तरीके के एमएलए के नजदीक पहुंचे। मोहन यादव यानी चुनाव के बाद जीत का जो जश्न, और एक बात और जो ये जो यादव जी हैं, उसके नाम के किसी भी कार्यकर्ता के अंदर जरा सा भी भनक तक नहीं थी। और पूरे राजनीतिक के भीतर, मध्य प्रदेश के भीतर जो बात चल रहा था, जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक प्रयोग की जो पूरी परिस्थिति में जो खुद को समझने का अगर प्रयास करेंगे, तो फोटो सेशन जब वहां पे होता है, जब बैठकें होती है, तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचते हैं। करीब करीब वहां 15 मिनट का पूरा भाषण होता है, जो कहते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत और कितनी की सफलता, किस रूप में सबका आगे बढ़ना, संगठन का पूरा महत्व क्या होता है, सारी बातें उन्होंने समझा दिया। उसके बाद उनका वहां पर खट्टर साहब पहुंचते हैं, वो अपनी बातों को लगातार कहते हैं, और उसी भीड़ से 163 सांसद जो वहां जीत करके गए थे, जो बैठे हुए जो विधायक हैं, उनके बीच कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पूरे फुसुर के बीच एक नाम का ऐलान होता है। और नाम का ऐलान कौन करता है? पर्यवेक्षक नाम का जिक्र करते हैं, उसका प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान करते हैं, जो उस कुर्सी पे होते हैं, और उनके आने वाले पीढ़ियों के लिए उस कुर्सी को खाली कर देना है। आने वाले सीएम यानी क्या शिवराज सिंह चौहान अब बुजुर्ग हो गए? नहीं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जितना अनुभव उन्होंने पाया है, अगर आप उसको समझेंगे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके 2 साल के बाद भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के पूरे कार्यकाल के भीतर नरेंद्र मोदी जी को पछाड़ चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। राजनीतिक तौर पर इतना अनुभव मुख्यमंत्री के तौर पर किसी और को नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी के भीतर अगर ये पूरे नेताओं का शोर होता है कि कौन सबसे अनुभवी है, मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे सामने आता है, सबसे आगे आता है, और वही व्यक्ति नाम प्रस्तावित करता है कि मोहन यादव पर सबकी सहमति है, मैं उनके नाम का प्रस्ताव कर रहा हूं, आप बताइए कि आप लोग की सहमति है? सभी कहते हैं सहमति है। लोकतंत्र इसको कहते हैं, अनुशासन इसे कहते हैं।
संगठन का बनना होना इसे कहते हैं। दिल्ली की सत्ता की ताकत इसको कहते हैं। रिमोट के आश्रय सत्ता कैसे आगे चलनी चाहिए और दिल्ली को मजबूत अगर किए रहिएगा तो राजनीतिक तौर पे गारंटी, जीत की गारंटी है। और डबल इंजन का जिक्र का जो लगातार होता है, जो ये जो बिसात है दरअसल, जिसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी इन परिस्थितियों को समझ रहा है या फिर इसकी कहरे को पूरे तरीके से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि अगर कोई एक नायक मिल जाए तो उस नायक के आश्रित तमाम राज्यों के भीतर की राजनीति को साधने की अलग अलग तरीके की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि गारंटी कभी भी एक ही व्यक्ति देता है, दो लोग गारंटी नहीं हो। और गारंटी एक ही व्यक्ति अगर दे रहा है तो फिर दूसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है, जो राज्यों की राजनीतिक में अब तक माहिर माने गए। अब तो परिस्थिति बदल गई और एक पार्टी का मतलब एक नेता होता है और उसी एक नेता की पहचान के आश्रय अगर विपक्ष को धराशाही किया जा सकता है तो सारी बिसात जो है अपने तौर पर दिल्ली की सत्ता बैठा लेगी। ये संदेश खुले तौर पर इस समय में निकल करके सामने आ गया। अब अगला सवाल उठता है कि जो इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से गए नेता जो थे इस विधानसभा चुनाव में, क्या उनकी क्या स्थिति होगी? नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रहेंगे, यानी राजनीतिक तौर पर उनकी पूरी राजनीतिक पहल के ऊपर एक बंदिश। अब रैली ना करे, वो यह ना कहे, क्या होगा? यानी राजनीतिक तौर पर एक कटघरा विधानसभा अध्यक्ष का उनके लिए तय किया गया, क्योंकि जिस इलाके से वो आते हैं वहां की उड़ान भर रहे हैं इस समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कांग्रेस से आए थे और 2020 में जिनकी बदौलत सरकार बन गई। उनको महत्व देना पड़ेगा और उनके जरिए आने वाले समय में राजनीतिक साधी जाएगी, इसे समझा जाएगा, परखा जाएगा। हेमंत बिस्वा जब हो सकते हैं असम के मुख्यमंत्री, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आगे समय में परखा जा सकता है। संदेश बहुत साफ है, यहाँ पे जो संदेश निकलती है, जो पूरे खेल जो है पूरा सामने है, इतना ट्रांसपेरेंट है, कोई विधायक सवाल तक नहीं कर सकता है। कोई सांसद जो विधायकी करके अब वहां पर बतौर विधायक होंगे वह भी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि नरेंद्र तोमर तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई भी नहीं होता कि बाकी नेता, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, यह भी कोई सवाल पूछेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जो रीवा के विधायक होते हैं उनको डिप्टी सीएम के तौर पर बना दिया गया। जगवीर देवरा जो कि मंदसौर के मल्हारगढ़ के विधायक हैं, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया। जाति के हिसाब से चीजें संतुलन किया गया, बैलेंस किया गया, हो सकता है कि ऐसा हुआ, लेकिन क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखिएगा तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि उज्जैन महाकाल की नगरी के तौर पर पहचान जो है, और अब वहां से एक बात समझ में आ रही है कि दोबारा हिंदुत्व के रास्ते लौटना है, जिसकी शुरुआत 18 तारीख को बनारस से होने वाली है हिंदू तमिल समागम के जरिए, और 22 जनवरी से जब प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के भीतर रामलला के मंदिर को लेकर के होगी, उसके बाद जो है लगातार चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा में जब आगे बढ़ेगी, तो उज्जैन दक्षिण से चुने जाने वाले मोहन यादव, जिनकी पहचान ही पढ़ाई लिखाई को लेकर के है, ये बीएससी कर रहे थे उस समय में माधव विज्ञान महाविद्यालय में छात्र संघ के वह सह सचिव के तौर पर नियुक्त हुए थे। बाद में 1984 के भीतर ये अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन उसके बाद पढ़ाई रुका नहीं। एलएलबी किए, एमए किए करते हैं पॉलिटिकल साइंस के भीतर, फिर एमबीए करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं। इस पूरी राजनीतिक पहचान के साथ और इस पूरे शिक्षा सर्टिफिकेट के जरिए मोहन यादव जो कैरियर है अब एक नई शुरुआत के साथ शुरुआत होता है। मध्य प्रदेश के भीतर जो समूची भारतीय जनता पार्टी संगठन के भीतर जो सबसे बड़ा संदेश इस समय में कोई नहीं दे सका, तो क्या यह कह सकते हैं कि दिल्ली की बिसात इतनी डेमोक्रेटिक अब हो गई है, इतनी लोकतांत्रिक है कि वह हर छोटे से कार्यकर्ताओं को भी यह एहसास है, कराने लगी कि ये पता नहीं किस दिन दिल्ली की नजर उनके ऊपर पड़ गई तो फिर वो उनकी उड़ान वहीं से शुरू होती है। क्योंकि मोहन यादव पर नजर न कैलाश विजयवर्गीय का पड़ा, न प्रहलाद पटेल का पड़ा, न ही शिवराज सिंह चौहान का पड़ा, न ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का पड़ा, वहां न ही वहां पे बीडी शर्मा की पड़ी, विष्णु शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, तो उनका भी नहीं। दिल्ली की नजर बड़ी पैनी है
बात सी नजर है राजनीतिक तौर पर, जो जानते समझते हैं हर पल चुनाव के मैदान में खड़े होना है, डटे रहना है, तो सियासत की इस पूरी सियासत का मापदंड जो है आखिरी में 3-4 सवालों से शुरुआत होती है। वो इसलिए कि आने वाले समय में सबसे बड़ी चुनौती जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के होने वाली। तो यहाँ पहला जो सवाल जो होता है, क्या दिल्ली दरबार इस बात को समझ चुकी है कि खुद के भरोसे चुनाव 2024 का लड़ना है? जैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़े गए और हिंदी क्षेत्र से कांग्रेस का सफाया कर दिया गया, यानी अपने चेहरे की पहचान और अपनी गवर्नेंस को लेकर के जो सोच दिल्ली दरबार के भीतर बैठे मोदी शाह की जोड़ी को है, वो समझ चुके हैं खुद के भरोसे ही चुनाव जीतना है। ये सवाल है। अगला सवाल होता है, क्या इसी से जुड़ा हुआ क्या क्या अपने आप को खुद को स्थापित करके दिल्ली दरबार ने अब 2024 के चुनाव परिणाम जादुई आंकड़े 272 के ऊपर पहुंचाएंगे या फिर नीचे रहे, इसके बावजूद भी यह संदेश पूरा कन्वे किया गया कि उनके नाम के अलावे और उनके द्वारा पसंद किए गए नेता के अलावे कोई दूसरी राय शुमारी अब पार्टी के भीतर नहीं होगी। यानी भविष्य में किसी नेता को चुनने का अगर समय आए तो पहले से ही जिनको इस समय में नरेंद्र मोदी और शाह चुन लेते हैं वही तय करने की स्थिति में आए, बाकी हाशिए पे ढकेल दिए जाए। यह संदेश बहुत साफ है, अब ये दौड़ने लगा। अगली जो होती है कि जब राज्य दिल्ली के रिमोट से अगर सत्ता चल रही है और राजनीतिक सफलता की जोड़ तोड़ अगर दिल्ली समझ चुकी है, रिमोट से अगर चलाती है, ज्यादा सफल होते हैं, तो फिर यहाँ पर एक और सवाल कर्नाटक प्रदेश को लेकर के आ सकता है, एक सवाल महाराष्ट्र प्रदेश को लेकर के भी आ सकता है। गुजरात और असम का चुनाव तो दोबारा हुआ नहीं, लेकिन उत्तराखंड का चुनाव हो गया और वहां जीत हासिल हुई, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र के भीतर भी रिमोट से चलती हुई सरकारों को टिकना पड़ा, हारना पड़ा, परिस्थितियां नाजुक अब गठबंधन को लेकर के हुई। तो फिर क्या इस तरह के आने वाले समय में मध्य प्रदेश के भीतर किस दिशा में आगे खड़ा होगा, यह कोई नहीं कह सकता। यह आखिरी सवाल। अगला सवाल, क्या शिवराज सिंह चौहान जिनकी सीने पे जीत का तमगा है, जिनकी लोकप्रियता चरम पर है, जिनकी पहचान मामा के तौर पर है, क्या इतनी आसानी से अब वो अपने उस बने बनाए राजनीतिक पूरे कैरियर में सिवाय संगठन के बीच खड़ा होकर के दिल्ली की बिसात पर प्यादा बन करके आने वाले समय की राजनीति करेंगे, या हार मान लेंगे, या एक नई रेखाएं खींच देंगे? और अगला सवाल, क्या इस समय में जो भी कद्दावर नेता दिल्ली के भीतर है या फिर राज्यों के भीतर है, अब क्या वो खामोशी बरतेंगे, चुप रहेंगे, या फिर कोई आवाज कभी किसी साइड से निकलेगी? इंतजार इन 5 सवालों के भीतर आने वाले समय की राजनीतिक सियासत का है। देखते रहिए, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। आप तालियां ठोकते रहिए। जय हिंद,